हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी तक जो हमने सेल बायोलॉजी में पर्टिकुलरली मेम्ब्रेन्स को डिस्कस किया था, वो मेम्ब्रेन्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। फिर हमने सेल वॉल को डिस्कस किया, उनकी स्ट्रक्चर को देखा, ये देखा वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं और किस तरीके से उनके वजह से सेल के अंदर और बाहर एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का या किसी भी सॉल्यूट का या इवन वाटर का या किसी और मटेरियल का। तो ये जो मटेरियल एक्सचेंज होता है, ये मेम्ब्रेन्स का एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। ये ही डिसाइड करती हैं और इन्हीं का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कौन सा मटेरियल बाहर से अंदर यानी सेल के बाहर से सेल के अंदर आएगा या कौन सा मटेरियल सेल के अंदर से सेल के बाहर जाएगा। इसीलिए ये जो ट्रांसपोर्टेशन है मटेरियल का, इसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। बिकॉज मेम्ब्रेन्स दे एक्ट लाइक अ गेट कीपर। उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ को जाना है, कौन सी चीज़ को आना है। आज की क्लास में हम इसी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को लेके डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, कितने कितने टाइप्स के मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होते हैं और किस तरीके से ये पूरे मटेरियल एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ऑलराइट, सो मेम्ब्रेन जो होती हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो हर एक मॉलिक्यूल को अंदर बाहर नहीं जाने देती। वो कुछ ही मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको वो अलाउ करती हैं, वो सेल के अंदर आ सकते हैं, बाकी को वो रेजिस्ट करती हैं। और कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको वो सेल के अंदर से सेल के बाहर जाने देती हैं, बाकी के मॉलिक्यूल्स को वो परमिट नहीं करती। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि मेम्ब्रेन का ऐसा फंक्शन जिसमें वो केवल चुनिंदा या सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही सेल के अंदर और बाहर एक्सचेंज कराती हैं। तो मेम्ब्रेन्स आर सेलेक्टिवली परमिएबल। नाउ मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का पहला टाइप होता है वो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट हम ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं जहां पर मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं बिना किसी एनर्जी का यूज किए हुए। सो इसका मतलब है कि यहां पर मेम्ब्रेन्स को बाहर या अंदर आने के लिए सेल की कोई एनर्जी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। सो विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड दिस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम देखते हैं इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक जो टाइप है वो होता है डिफ्यूजन, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब डिफ्यूजन आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम एज ए रिविजन यहाँ पर लेते हैं। डिफ्यूजन क्या है? इट इज अ पैसिव मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स यानी सॉल्यूट फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन टिल द कॉन्सेंट्रेशन इक्वलाइज थ्रू आउट द एरिया ऑफ डिफ्यूजन। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ जाते हैं और वो तब तक मूव करते रहते हैं तब तक कि दोनों एरियाज इक्वल ना हो जाए, यानी उनका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक बीकर है, बीकर के अंदर वाटर है, यहाँ पर हमने एक शुगर के क्यूब को डाला और जब ये शुगर के क्यूब पर डाला तो ये धीरे धीरे शुगर के क्यूब का पार्टिकल्स निकल निकल के ये वाटर के अंदर जाने लगे। अब ये शुगर क्यूब है, ये है हमारा एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है। और वाटर जो है, जो सॉल्वेंट है, वो है हमारा एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर हमारा शुगर के मॉलिक्यूल्स इनिशियली बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे वो डिजोल्व होके उसके अंदर जा रहे हैं। और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि पूरा का पूरा ये शुगर क्यूब ये डिजोल्व हो जाता है और पूरा जो सॉल्यूशन है वो शुगरी हो जाता है और उसके अंदर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है शुगर मॉलिक्यूल्स की। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। यहाँ पर हम लोग पार्टिकल्स का मूवमेंट देख रहे हैं, राइट? सो इट इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। नाउ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। दे अलाउ ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स एंड आयंस टू डिफ्यूज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो बेसिकली ये गेट्स होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, और ये मेम्ब्रेन के जो गेट्स होते हैं ये इनको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं जो या डिफ्यूज करते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जा सकते हैं। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। वो क्या होते हैं? उसमें पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट।
इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन के बीच में कितना हमारा वो मॉलिक्यूल है, उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। और ग्रेडियंट का मतलब है कि कितना उनके बीच में डिफरेंस है। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। देन होता है टेम्परेचर। थोड़ा सा अगर हम टेम्परेचर एलिवेट करें, बढ़ा दें, तो उसमें डिफ्यूजन बढ़ जाता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है। और फिर होता है पार्टिकल साइज। जो आपके स्मॉल साइज होते हैं वो आराम से डिफ्यूज़ कर जाते हैं, और जो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनका डिफ्यूजन में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। नाउ एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो अभी तक आपने देखा डिफ्यूजन, नाउ दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? ये नॉर्मल डिफ्यूजन की तरह ही होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक कैरियर्स या चैनल्स के द्वारा होता है। इसका मतलब यहाँ पर हम स्पेसिफिक कैरियर्स और चैनल्स का यूज़ करते हैं उस डिफ्यूजन के लिए। अब अगर आप यहाँ देखें, ये आपकी मेम्ब्रेन है और यहाँ पर ये आपका एक तरीके का चैनल या कैरियर प्रोटीन है। अब बाहर जो सेल है, यहाँ पर ये आप जो स्क्वायर्स देख रहे हैं ये मॉलिक्यूल है जिसको सेल के अंदर जाना है। यहाँ पर आप देखिए ये कॉन्सेंट्रेशन इसका बहुत हाई है और सेल के अंदर इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है। लेकिन ये जो डिफ्यूजन हो रहा है ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ना होके इस चैनल के थ्रू हो रहा है। इस चैनल के थ्रू ये यहाँ पर बाइंड कर रहा है, बाइंड करके ये इसके अंदर से जाके ये सेल के अंदर जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसका मतलब डिफ्यूजन जो कि स्पेसिफिक चैनल या कैरियर्स के थ्रू होता है उसको हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। बाकी चीज़ें वही रहती हैं। यहाँ पर भी जो डिफ्यूजन होगा वो एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा, और ये तब तक होगा जब तक कि ये दोनों तरफ का जो पार्ट है वो वहां पर सेम कॉन्सेंट्रेशन ना हो जाए। ट्रांसपोर्ट इज सेलेक्टिव। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये बहुत सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ड्यू टू स्पेसिफिक कैरियर और चैनल। इसका मतलब ये जो स्पेसिफिक कैरियर और चैनल है ये कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ही अलाउ करेगा डिफ्यूज होने के लिए, बाकी के मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करेगा, इसीलिए ये बहुत सेलेक्टिव है। देन इट इज़ मोर रैपिड देन सिंपल डिफ्यूजन। ये रैपिड है सिंपल डिफ्यूजन से ज़्यादा। सिंपल डिफ्यूजन में क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स इधर हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स इधर हैं, कुछ आ रहे हैं, धीरे धीरे वो जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन उनकी इक्वलाइज हो रही है। लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पर स्पेसिफिक बाइंडिंग हो रही है, तो फटाफट फटाफट बहुत ही जल्दी से ये डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाता है और ये डिफ्यूजन खत्म हो जाता है। तो ये बहुत रैपिड होता है सिंपल डिफ्यूजन के कंपैरिजन में। नाउ इफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स यूज सेम चैनल, कभी कभी ऐसा होता है कि एक जो चैनल है उसको दो अलग अलग पार्टिकल्स यूज करते हैं, उस केस में वन कैन इनहिबिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर्स। उस केस में क्या होता है कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, दो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, दो अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो जिन मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वो दूसरे को इनहिबिट कर सकता है। सो ये एक तरीके का यहाँ पर एक चैलेंज होता है। देन कैरियर्स एंड चैनल्स में सैचुरेट इन केस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं और वो अचानक से इतने ज़्यादा बाइंड कर गए हैं इस चैनल के साथ कि वो उसको सैचुरेट कर देते हैं, और वो जब तक नहीं जाता वो तब तक उसका डिफ्यूजन रुक जाता है। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के केस में हो सकती है। नाउ यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने यूज़ करी हैं, एक करिए चैनल और एक करिए ट्रांसपोर्ट। इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये चैनल और कैरियर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो ये चैनल हम लोग बोलते हैं, चैनल्स हम ऐसे प्रोटीन्स को बोलते हैं जो कि एक तरीके के ओपन या क्लोज पोर्स होते हैं और ये पार्टिकल के साथ बाइंड नहीं करते, ये सिंपल उनको अलाउ करते हैं यहाँ से जाने के लिए। सो बेसिकली दे एक्ट लाइक अ टनल्स जहाँ से ये मूवमेंट इजीली हो रहा है। फॉर एग्जांपल वाटर सॉल्युबल आयंस या वाटर के लिए जो चैनल्स होते हैं वो सिंपल चैनल्स होते हैं, वहाँ पर कोई बाइंडिंग की ज़रूरत नहीं है, केवल उनको रास्ता चाहिए उसको बाहर से अंदर या अंदर से बाहर करने के लिए। फिर दूसरे होते हैं ट्रांसपोर्टर्स या कैरियर प्रोटीन्स। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स को बाइंड करते हैं, उसके बाद इन ट्रांसपोर्टर्स या कैरियर प्रोटीन्स के कन्फर्मेशन में चेंज हो जाता है। कन्फर्मेशन कहते हैं उनका जो एक तरीके का जो एक शेप है, उस शेप के अंदर वो चेंज हो जाता है जब वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जब वो ट्रांसपोर्ट फिनिश हो जाता है तो उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं। तो ये दो मेजर डिफरेंस है चैनल्स और ट्रांसपोर्टर्स के बीच में। चैनल्स में बाइंडिंग नहीं होती किसी भी सॉल्यूट की, वहाँ पर सिंपल ये पोर्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के लिए। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स या कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं वो उनको बाइंड करना ज़रूरी होता है उस सॉल्यूट का जिसका भी वो डिफ्यूजन कर रहे हैं, और उस प्रोसेस में उनके कन्फिग्रेशन या शेप के अंदर चेंज हो जाता है
और जब वो ट्रांसपोर्टेशन पूरा हो जाता है तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। ऑलराइट, सो यू शुड नो दिस डिफरेंस बिटवीन चैनल्स एंड ट्रांसपोर्टर्स। अब हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है, अभी तक हमने सॉल्यूट्स या पार्टिकल्स का डिफ्यूजन देखा। ऑस्मोसिस सिंपल डिफ्यूजन होता है वाटर का अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। तो यहां पर जब भी हम वाटर का डिफ्यूजन होता है उसको हम लोग स्पेसिफिक टर्म देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। तो यहां आप ये देखिए, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है बीकर के अंदर, और यहाँ पर इसने पार्टीशन किया हुआ है, दो पार्ट्स में इसको डाला हुआ है। यहाँ पर आप देखिए वाटर ज़्यादा है, सॉल्यूट्स कम है, पार्टिकल्स कम है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, और इसकी वजह से लेकिन वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है यहाँ पर। ऑलराइट, हालांकि ये आपको इक्वल दिखाई देगा, लेवल ज़रूर इक्वल है, लेकिन वाटर इधर कम है। तो उससे क्या हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वो मूवमेंट हो रही है, और वाटर इस चैम्बर से निकल के दूसरे चैम्बर में चला जाता है और उसको वो बढ़ा देता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ से भी पार्टिकल्स इधर निकलेंगे, और ये प्रोसेस जब तक चलेगी जब तक इक्वलाइज ना हो जाए। ना वाटर मॉलिक्यूल्स आर पोलर, ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, सो दे कैन नॉट क्रॉस अ लिपिड बाइलेयर। वो सिंपली लिपिड के अंदर से तो निकल नहीं सकते, बिकॉज जो लिपिड की स्ट्रक्चर आपको अगर याद हो, अभी पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और वो एक तरीके की हाइड्रोफोबिक कोर होती है। तो ये वाटर होता है, ये तो हाइड्रोफिलिक है, ये तो पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये लिपिड के अंदर क्रॉस नहीं कर सकता। इसीलिए वाटर जब वो जाता है उसके लिए स्पेशल चैनल्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वापोरेंस। और ये चैनल्स हैं, चैनल्स का मतलब है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को बाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल पोर के थ्रू अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जा सकता है। तो यहाँ देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये एक्वापोरिन है, ये जो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हैं, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस एक्वापोरिन से इस सेल के अंदर और बाहर आराम से मूव कर सकते हैं। द आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि शुगर हो गई या अमाइनो एसिड्स हो गए, जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और ये एक तरीके का एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं। सो बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन हम लोग ऐसे वाटर सॉल्यूशन को बोलते हैं जिनके अंदर सॉल्यूट्स डिसॉल्व होते हैं, और वो शुगर्स भी हो सकते हैं, वो अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, या वो कोई और भी वाटर सॉल्युबल सॉल्यूट्स हो सकते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल सॉल्यूट्स इन अ सॉल्यूशन डिटरमाइंस द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट तो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, और सॉल्वेंट वाटर है, जब भी वो एक्वस सॉल्यूशन बना रहा है। जब पार्टिकल्स और वाटर आपस में मिल जाते हैं तो वो एक एक्वस सॉल्यूशन को बनाते हैं। तो जो सॉल्यूट्स का कॉन्सेंट्रेशन है, यानी पार्टिकल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर, वो इस बात को डिसाइड करता है कि उसका ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ओके, चलिए अगर हम कंपेयर करें सॉल्यूशन को, तो जहां पर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स होते हैं, अगर हम दो कंपेयर करते हैं सॉल्यूशन को, तो जो एक के अंदर अगर सॉल्यूट ज़्यादा है यानी पार्टिकल्स ज़्यादा है, और एक तरफ सॉल्यूट कम है यानी पार्टिकल्स कम है, तो हम उसको बोलते हैं द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इज हाइपर ऑस्मोटिक। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, और जिसके अंदर पार्टिकल्स कम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइपो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पार्टिकल ज़्यादा हैं, तो ये हाइपर ऑस्मोटिक तरीके का सॉल्यूशन हुआ एक तरीके से, और यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत कम है तो ये हाइपो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन हुआ विद रिस्पेक्ट टू ये दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है। ऑलराइट, तो ये हाइपर ऑस्मोटिक और हाइपो ऑस्मोटिक समझ में आ गया। अब अगर दोनों सॉल्यूशंस के अंदर सेम कॉन्सेंट्रेशन है हमारे सॉल्यूट्स का, तो हम उसको बोलते हैं आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम उसको, आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। तो आपको समझ में आ गया हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पर सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। हाइपो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दूसरे सॉल्यूशन के साथ जब हम कंपेयर करते हैं। और आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पर दोनों केसेस में जो सॉल्यूट्स होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है। तो अगर हम देखें, ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूट है येलो कलर का, राइट, और यहाँ पर सॉल्यूट है ये येलो कलर का। तो ये वाला यहाँ आप देखिए सॉल्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं और इस एरिया में सॉल्यूट बहुत कम है, तो ये वाला पार्ट है हमारा हाइपो ऑस्मोटिक और ये वाला पार्ट है हमारा हाइपर ऑस्मोटिक। तो हाइपो ऑस्मोटिक से हाइपर ऑस्मोटिक, बिकॉज यहाँ पर सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है। यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट कम है एज कंपेयर टू दिस, और सॉल्यूट ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्वेंट है यानी वाटर है, वो हाइपो ऑस्मोटिक से हाइपर ऑस्मोटिक की तरफ को मूव करेगा, और यहाँ देखिए आप किस तरीके से ये मूव कर रहा है। लेकिन ये जो हमारा सॉल्यूट है, इसके लिए यहाँ पर ये
सॉल्यूशन, ये कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, और ये देखिए आप यहाँ से धीरे धीरे ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ को मूव कर रहा है। ऑलराइट, तो आपको समझ में आ गया क्या होता है हाइपर ऑस्मोटिक, हाइपोऑस्मोटिक एंड आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। चलिए, नाउ इन सेल्स अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स टू एक्वस सॉल्यूशंस। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करती है, दो एक्वस सॉल्यूशन को अलग कर देती है। एक जो सेल के अंदर है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और दूसरा जो सेल के बाहर है जिसको हम लोग एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं। तो कोई भी अगर आप सेल देखेंगे, अगर आप कोई भी एक सेल लें, इस सेल के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो हमने ये राउंड बनाया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर यहाँ साइटोप्लाज्म है और ये बाहर का एनवायरनमेंट है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली दोनों एक्वस एनवायरनमेंट को अलग अलग कर रही है। तो और अब तो इसका क्या काम है, अलग अलग कर देना, राइट। तो ये मेंटेन करेगी अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है या बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मूवमेंट होगा। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है द प्रेशर needed to prevent water from passing through a semi permeable membrane across a concentration gradient। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि वाटर को किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करने से रोकता है। इसका मतलब अगर यहाँ पर मैं प्रेशर लगा दूं और मैं ये देखूं कि यहाँ या इसमें हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन के अंदर मैं इतना प्रेशर लगा दूं कि वाटर का मूवमेंट इधर से इधर नहीं होगा, तो मेरे को उस मूवमेंट को रोकने के लिए, वाटर के मूवमेंट को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा इस साइड में, उसको मैं बोलता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हो गया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है हमारा, द प्रेशर नीडेड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम पासिंग थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अक्रॉस अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ऑलराइट, चलिए अब हाइपर ऑस्मोटिक सेल के जो होती है और जो ईसीएफ से हाइपर ऑस्मोटिक है, इसमें वाटर वुड डिफ्यूज इनटू द सेल कॉजिंग द सेल टू स्वेल। यहां पर क्या है, सेल हमारी हाइपर ऑस्मोटिक है यानी सेल के अंदर वाटर कम है, और बाहर हाइपो ऑस्मोटिक है यानी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो वाटर तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ को मूव करेगा। तो वाटर जब मूव करेगा तो क्या होगा, जो सेल होगी वो धीरे धीरे स्वेल करना शुरू हो जाएगी और वो स्वेल हो जाएगी। नाउ द प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म पुशिंग आउट अगेंस्ट द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जैसे जैसे हमारे अंदर वाटर आ रहा है साइटोप्लाज्म में, वो मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म है अब वो पुश कर रहा है मेम्ब्रेन की तरफ को, और उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि इसके अंदर सेल स्वेल कर रही है। जब वो स्वेल कर रही है, वाटर ज़्यादा आ रहा है, वाटर ज़्यादा आ रहा है, तो उससे प्रेशर मेम्ब्रेन पर बढ़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इन प्लांट्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर। प्लांट्स के अंदर उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम लोग टर्गर प्रेशर बोलते हैं। नाउ विद स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन लाइक प्लांट सेल, अब प्लांट सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और ऊपर से उसके ऊपर सेल वॉल भी होती है। द सेल वुड रीच एन इक्विलिब्रियम एट विच द ऑस्मोटिक प्रेशर विच टेंड्स टू ड्राइव वाटर इनटू द सेल is exactly counterbalanced by the hydrostatic pressure which tends to drive water back out of the cell। यहां पर हो क्या रहा है, जब धीरे 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 वाटर अंदर आ रहा है तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहां पर वो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर को, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो बाहर का पानी है वो सेल के अंदर जा रहा है, वो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर को सेल के अंदर ड्राइव कर रहा है। और उसके ड्राइव करने से क्या हो रहा है कि सेल के अंदर अब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है वाटर का। अब जब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो वो पुश कर रहा है साइटोप्लाज्म को। अब वो साइटोप्लाज्म को जो पुश कर रहा है तो वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अभी तो क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है, तो क्या है कि वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है जब इक्विलिब्रियम हो जाता है, उस केस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ये जो हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये इक्वल हो जाता है, और वो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर का मूवमेंट है वो रुक जाएगा, वो काउंटर बैलेंस हो जाता है। सो अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय इटसेल्फ कैन नॉट विथस्टैंड लार्ज इंटरनल प्रेशर, सो इट बर्स्ट। अब अगर यहाँ पर ये सिचुएशन है, जैसे हम एनिमल सेल्स की बात करें, और एनिमल सेल्स में आप जानते हैं कि हमारी सेल वॉल नहीं होती, तो जब सेल वॉल नहीं होगी तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इतना इंटरनल प्रेशर ले ही नहीं पाएगी, और जब बाहर से यानी हाइपोऑस्मोटिक कंडीशन से अंदर की साइड जब वो वाटर मूव करेगा और वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो बर्स्ट
कर जाएगी, वो उसको विथस्टैंड नहीं कर पाएगी। विथस्टैंड केवल ये प्लांट सेल्स या फिर ऐसी सेल्स जिनके ऊपर सेल वॉल होती हैं वो ही यूजुअली करती हैं। सो एनिमल सेल्स मेंटेन आइसोऑस्मोटिक कंडीशंस, वो ऐसी कंडीशंस को मेंटेन करती हैं कि उनका प्रेशर इतना ना बढ़े कि वो बस्ट हो जाए। तो वो क्या करती हैं, वो इस तरीके से ऑस्मोसिस को रेगुलेट करती हैं कि उनके बाहर और जो अंदर साइटोप्लाज्म या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ऑलमोस्ट सेम रहे। उनके अंदर जो सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू वो इस चीज़ को मेंटेन करती हैं, उसके डिफ्यूजन के थ्रू ये इस चीज़ को मेंटेन करती हैं। नाउ द सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, fungi, plants, and many protists have strong cell walls so can withstand high internal pressure without बस्टिंग। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जहाँ पर भी आपको सेल वॉल मिलेगी, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो प्रोटिस्ट हो या वो प्रोकैरियोट्स हो, इन चारों में होती है सेल वॉल, हमने अभी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। वहाँ पर ये प्रेशर को विथस्टैंड कर सकती हैं सेल्स और वहाँ पर बस्ट नहीं होगी। लेकिन एनिमल सेल्स के ऊपर तो कोई सेल वॉल नहीं होती, वो आराम से बस्ट हो सकती है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन मेंटेन है, यानी बाहर और अंदर दोनों कंडीशन में वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेम है, राइट। उनके जो प्रेशर है वो सेम है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, प्रेशर सेम है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जितना वाटर अंदर जा रहा है एनिमल सेल में उतना ही वाटर बाहर निकल रहा है। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ये आइसोटोनिक कंडीशन ये इनके लिए नॉर्मल कंडीशन है एनिमल सेल्स के लिए। लेकिन प्लांट सेल्स के केस में क्या हो रहा है, वाटर तो अंदर जा रहा है लेकिन वाटर बाहर कम निकल रहा है, तो ये फ्लैसिड हो जाती हैं बेसिकली। ऑलराइट, ये बाहर भी निकलेंगी और अंदर भी जाएगा। तो ये इस तरीके की जो कंडीशन है, यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के केस में क्या हो रहा है, ये थोड़ा फ्लैसिड हो जाएंगी सेल्स और ये विल्टिंग हो जाएगी, यहाँ पर सेल्स थोड़ा सा मुरझा जाएंगी यहाँ। ऑलराइट, लेकिन हाइपोटोनिक के केस में क्या हो रहा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अब वाटर बाहर हाइपोटोनिक कंडीशन है, अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन है, अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है बाहर कम है, बाहर वाटर ज़्यादा है अंदर कम है। तो वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ को आएगा, ये अंदर आएगा। लेकिन यहाँ पर सेल वॉल नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाइजिया बस्ट हो जाएंगी एनिमल सेल्स। लेकिन इस कंडीशन में यानी प्लांट्स के केस में क्या होगा, वाटर जब अंदर आएगा तो ये एक तरीके का प्रेशर मेंटेन करेगा और वो है सेल्स टर्जिड हो जाएंगी और उनकी जो साइज होगा वो नॉर्मल साइज होगा। यानी प्लांट्स को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ज़्यादा सूट कर रहा है उसकी टर्जिड कंडीशन के लिए, राइट। और हाइपरटोनिक के केस में क्या होगा, हाइपरटोनिक में दोनों ही केसेस में बिकॉज बाहर बाहर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत कम है वाटर का और अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये सारा का सारा पानी इनका बाहर निकल जाएगा दोनों केसों में और दोनों ही केसेस में ये श्रिवल्ड हो जाएंगी, दोनों जो सेल्स है वो श्रिवल्ड हो जाएंगी। तो आपने देखा होगा कि जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है तो सेल्स विल्ट करना शुरू कर देती हैं, प्लांट्स विल्ट करना शुरू कर देते हैं। और जब आप गमले में या कहीं पर भी आप पानी डालते हैं तो पानी डालने से क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद वो प्लांट फिर से टर्जिड पोजीशन में या नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। ऑलराइट, चलिए अब पैसिव ट्रांसपोर्ट तीन तरीके का हमने डिस्कस करा। एक हमने डिस्कस किया डिफ्यूजन जो कि पार्टिकल्स के केस में होता है, एक हमने डिस्कस किया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जहां पर हम लोग चैनल्स या ट्रांसपोर्टर्स का यूज़ करते हैं, और एक हमने डिस्कस किया ऑस्मोसिस जो कि वाटर के केस में होता है। अब हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। सेल्स कैन ऑल्सो मूव सब्सटेंसेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन अप देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब ये है कि सेल्स ऐसी कंडीशन में भी जहां पर कि उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो वो कम से ज़्यादा की तरफ को भी मूव करा सकती हैं और वहाँ पर इस तरीके के ट्रांसपोर्ट पर उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, एटीपी की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी तरीके की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर सिंपल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हमारा मूव करता है सॉल्यूट या सॉल्वेंट। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में बिकॉज आपको लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ को सॉल्यूट या सॉल्वेंट को मूव कराना होता है, तो उस केस में वहां पर आपको एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, वहां पर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है सोडियम पोटाशियम पंप, राइट, सोडियम पोटाशियम पंप। नाउ यहाँ देखिए, यहाँ आप देखिए ये हमारा जो है यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ 4 मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर हमारा सिंगल सॉल्यूट है। तो डिफ्यूजन के केस में क्या होता है, डिफ्यूजन के केस में यहाँ पर बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ अंदर से बाहर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है एक्टिव के केस में, एक्टिव के केस में हम ट्रांसपोर्टर का यूज़ कर रहे हैं, ये सॉल्यूट अंदर जाएगा, एटीपी
इसमें हमारा स्पैंड होगा और ये एनर्जी को प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से ये सॉल्यूट लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ को जाएगा और ये एक तरीके का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और ये देखिए आपने ऐसे यहाँ पर आया सॉल्यूट और ये यहाँ पर आके अंदर आ गया। ऑलराइट, नाउ an animal nerve cell has much higher concentration of potassium ions and a much lower concentration of sodium ions। जो एनिमल की न्यूरॉन्स होते हैं, ये नर्व सेल्स होती हैं, उनके अंदर पोटेशियम आयंस तो बहुत ज़्यादा होते हैं और जो सोडियम आयंस होते हैं वो कम होते हैं। सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इस डिफरेंस को मेंटेन करती है। वो सोडियम को तो बाहर की तरफ निकालती है सेल में और पोटेशियम को अंदर की तरफ डालती है, ताकि ये अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन बना रहे, हाई कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे, और बाहर सोडियम का हाई कॉन्सेंट्रेशन बना रहे। इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। और ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए या जितने भी एनिमल्स होते हैं, जहाँ पर भी आपको न्यूरॉन्स मिलेंगे, सब जगह पर ये एक बहुत ही वाइटल प्रोसेस होती है। ओके, चलिए। अनलाइक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स ओनली थ्रू कैरियर प्रोटीन्स। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में तो चैनल्स का भी यूज होता है। अब चैनल्स में तो बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में हमें कैरियर प्रोटीन्स की या ट्रांसपोर्टर्स की ही ज़रूरत पड़ती है, और ये सिर्फ कैरियर प्रोटीन्स या ट्रांसपोर्टर्स से ही हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर चैनल्स नहीं होते, यहाँ सिर्फ कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस के लिए। ये बेसिकली बल्क एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यानी जब बहुत ज़्यादा सॉल्यूट्स को अंदर या बाहर करना होता है तब इन दोनों प्रोसेसेस का यूज़ किया जाता है, एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज द इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय सेल्स। सो बेसिकली जब बाहर का मटेरियल सेल के अंदर लाना होता है तो सेल उसको इंजेस्ट कर लेती है, अंदर ले लेती है उसको, राइट। वहाँ पर कोई डिफ्यूजन नहीं होता, वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टर नहीं होता, बल्कि सेल बहुत सारे मटेरियल को एक साथ अंदर कर लेती है। सो ये जो एंडोसाइटोसिस है ये बेसिकली 3 सिमिलर प्रोसेसेस का कलेक्टिव टर्म है, राइट। इसमें आ जाता है फैगोसाइटोसिस, इसमें आ जाती है पिनोसाइटोसिस और इसमें आ जाती है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो जब हम एंडोसाइटोसिस की बात करते हैं तो एंडोसाइटोसिस एक जनरल टर्म है, इसके अंदर 3 अलग अलग प्रोसेसेस आ जाती हैं। एक है फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। नाउ ये है हमारी फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक एरिया है, राइट, वो होता है बेसिकली स्पेसिफिक रिसेप्टर से कोड। तो आप यहाँ देखिए, ये ब्लू कलर के आपको यहाँ पर रिसेप्टर्स दिखाई देंगे, और ये जो ब्लू कलर के रिसेप्टर्स हैं ये किसी भी पार्टिकल को उसके साथ बाइंड कर लेते हैं, और बाइंड जब ये करते हैं तो फौरन इसके नीचे जो है वहाँ एक्टिन की एक लेयर होती है। सो बेसिकली ये इंटरनली यहाँ जो होता है ये एक्टिन होता है, और ये एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, ये इसको इमीडिएटली अंदर की तरफ खींच लेते हैं, एक तरीके की पॉकेट बना लेते हैं, और इस पॉकेट से ये अंदर आ जाता है ये पार्टिकल या बहुत सारे पार्टिकल्स, और इसको हम लोग बोलते हैं फैगोसोम। और ये फैगोसोम लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ कर जाता है। लाइसोसोम आप जानते हैं कि ये इसके अंदर बहुत सारे हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स के साथ जब ये बाइंड करता है तो इसको पूरी ये फ्यूज़ कर जाता है, और अब जो ये जो कंपार्टमेंट बनता है इसको हम लोग बोलते हैं फैगोलाइसोसोम। यहाँ पर ये इसको डाइजेस्ट कर देते हैं और ये इसके अंदर इसको डिग्रेड कर देते हैं, राइट। तो फैगोसाइटोसिस क्या है? इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस जहाँ पर जो फैगोसाइट्स हैं हमारी स्पेसिफिक सेल्स, ये लाइगेंड जो होता है ये हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड करके और उसको ये अंदर ऐसे पॉकेट या फैगोसोम्स में बना के उसको अंदर ले लेती है, इंटरनलाइज कर लेती है। अब आता है पिनोसाइटोसिस। सो पिनोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस की तरह होता है, बट इसमें क्या करते हैं, ये लिक्विड हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने सॉलिड यूज़ किया, यहाँ पर ये लिक्विड्स हैं। लिक्विड्स को अंदर लेने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये सॉल्वेंट है, ये लिक्विड पार्ट है, इससे धीरे 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 ये अंदर आ जाता है, और ये इसी तरीके से यहाँ पर ये इसको इंटरनलाइज कर लेती हैं, और ये पिनोसाइटोस्ड मॉलिक्यूल्स आ गए। सो बेसिकली ये सेल ड्रिंकिंग है, राइट। यहाँ पर ड्रिंकिंग हो रही है, यहाँ पर ईटिंग हो रही है। ईटिंग सॉलिड पार्टिकल्स की हो रही है, ड्रिंकिंग लिक्विड की हो रही है। तीसरी आती है प्रोसेस, वो है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो ये एंडोसाइटोसिस है, लेकिन यहाँ पर भी रिसेप्टर्स का यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर भी रिसेप्टर्स का यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक बात क्या है कि एक तरीके की पिनोसाइटोसिस होती है स्पेसिफिक मटेरियल के लिए, और जो इंटीरियर पोर्शन होता है वो एक तरीके का हुक की तरह काम करता है,
जो मॉलिक्यूल्स का जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक तरीके के हुक की तरह यहाँ पर काम करेंगे, जो कि ट्रैप हो जाते हैं अंदर और एक पिट बन जाता है, और वो जो पिट होता है वो क्लैथरिन प्रोटीन से कोट होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये जो क्लैथरिन है ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ये इसको कोट करता है, ये इसका फीचर होता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का। अब ये जो पिट्स होते हैं ये मॉलिक्यूलर माउस ट्रैप की तरह काम करते हैं, और जैसे ही उनका रिलेटेड स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आता है वो फटाक से बंद हो जाएंगे, और जैसे ही ये बंद होंगे ये एक कोटेड वेसिकल्स को बना देंगे और उससे ये उसके अंदर आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस क्या होती है ये आपको समझ में आ गया, और एंडोसाइटोसिस के 3 टाइप्स क्या होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस की, और एक्सोसाइटोसिस जो होती है वो एंडोसाइटोसिस का उल्टा होता है, यानी इट इज़ द रिवर्स ऑफ द एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या करते हैं, इसमें सेल्स जो होती है वो मटेरियल को बाहर की तरफ भेजती है, और जिस एंडोसाइटोसिस में सेल्स कम में मटेरियल अंदर आता है, यहाँ पर जो सेल का मटेरियल है वो बाहर जाता है। तो यहाँ देखिए ये आउटसाइड ऑफ सेल है, ये साइटोप्लाज्म में मटेरियल है, ये एक तरीके का वेसिकल्स बनाती हैं, वो वेसिकल्स धीरे धीरे जाती है मेम्ब्रेन पर जाकर वो फ्यूज़ हो जाती हैं, और जो भी कंटेंट है उसको वो बाहर निकाल देती हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस में बेसिकली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, वो प्लांट सेल्स के अंदर या फिर वो अमीबा जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर होती हैं, वो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करती हैं, अंदर का वेस्ट को बाहर रिमूव करती हैं। इसके अलावा जो जो सेल्स हार्मोन्स बनाती हैं, एंजाइम्स बनाती हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाती हैं, उनको वो एक्सपोर्ट करने में ये एक्सोसाइटोसिस का यूज़ करती हैं। सेलुलर के वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल किया जाता है एक्सोसाइटोसिस के द्वारा। सो एक्सोसाइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, और इसमें भी बेसिकली ये बल्क मटेरियल को सेल से बाहर निकालना, चाहे वो वेस्ट हो और चाहे वो उसके प्रोडक्ट हो, उनको जब बाहर भेजते हैं तो उसमें इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। तो चलिए, आपको मेरे को लगता है कि ये समझ में आ गया होगा कि ये ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कितने तरीके के होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एंडोसाइटोसिस क्या होती है, एक्सोसाइटोसिस क्या होती है। और इस आज की क्लास में हम लोगों ने मेम्ब्रेन का पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे जो बात करेंगे बाकी के ऑर्गेनेलिज को आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।